दोस्तों नमस्कार। जीत हो तो ऐसी हो, सामने वाला जिस सियासी जमीन पर खड़ा हो उसी सियासी जमीन को खींचकर राजनीतिक जीत का ठप्पा कुछ इस तरीके से लगाया जाए, वो तमाम मुद्दे, वो तमाम ऐलान उसी हवा में गुम हो जाएं जिस हवा में जीत का परचम लहराने लगे। यह जीत गजब की जीत है। इस जीत का मतलब यह नहीं कि कांग्रेस के तीनों इक्के धराशायी हो गए, और वह इक्के जो आज से नहीं बरसों बरस से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ, राजस्थान के भीतर अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और इन कतार के भीतर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की थिरकन। इन तमाम परिस्थितियों को जोड़िएगा तो हो सकता है आपके जहन में मौजूदा वक्त के बहुत सारे सवाल लगातार गूंज रहे हों, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, भारत की राजनीति में कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो चुनाव प्रचार के वक्त ही ऐलान राज्य दर राज्य करता चला जाए कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, गारंटी है तो हमारी ही गारंटी है। तो क्या भारत की राजनीति के राजनीतिक जीत के लिए फिलहाल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ध्रुव तारा है? यह सवाल आज बहुत जरूरी है, और इस सवाल के साए तले भारत की राजनीति में करवट लेती हुई परिस्थितियों को परखने और समझने की भी जरूरत है। हालांकि तेलंगाना में जीत कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस के 10% वोट बढ़े हैं, लेकिन उतने या उससे कुछ ज्यादा वोट बीजेपी के भी बढ़े हैं। छत्रप की हार हुई है, और इस देश के भीतर में 2011 के बाद कभी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो नहीं पाई, यानी दोबारा जीत नहीं पाई। लेकिन 2014 के बाद इस देश में बीजेपी की सरकारें बार बार क्यों जीती, और हर दौर में बीजेपी की जीत के साथ उस राज्य की गवर्नेंस का सवाल या राज्य के मुख्यमंत्री का सवाल जरूर जोड़ा गया। लेकिन इस बार तो कोई नहीं है, एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, एक ही चुनाव चिन्ह है और एक ही ऐलान है, गारंटी का ऐलान। लेकिन सवाल इतना छोटा नहीं है। ना शेड्यूल कास्ट की राजनीति मायने रखेगी, ना आदिवासियों को लेकर कोई ऐलान मायने रखेगा। शहर दर शहर और इस देश के राज्य दर राज्य में ओबीसी का ऐलान करते चले जाइए, लेकिन वह भी मायने नहीं रखेगा। सवर्णों के भीतर भी कुछ आवाज उठेगी, लेकिन वह आवाज भी कोई मायने नहीं रखेगी। इस देश के भीतर उठते हुए सवाल भी चुनावी जीत हार के आसरे अगर लोकतंत्र को तय करने लगे तो फिर मान लीजिए यह गजब की जीत है। और इस गजब की जीत के आकलन तले खुद प्रधानमंत्री अगर राज्य दर राज्य घूमकर यह कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, पार्लियामेंट के भीतर जब समूचा विपक्ष एक था, नारे लग रहे थे अडानी को लेकर और अडानी और मोदी को लेकर, तब भी वो शख्स अगर अडिग यह कहकर रहता है कि देख लो कितनों पर भारी हूं मैं, इस अंदाज को पहले आप देखिए, तब समझाएंगे भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आ चुका है, क्या परिवर्तन आने वाला है, और आज की जीत क्या मायने रखती है। लेकिन इस आवाज को पहले सुनिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के पद से आवाज की जवाब देता है। आपने सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चला, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। एक अकेला कितनों पर भारी, और इस कितनों की कतार में अगर एक एक नेताओं के चेहरों को खड़ा करते चले जाइए, एक एक मुद्दों को खड़ा करते चले जाइए, इस देश के भीतर में आइडिया ऑफ इंडिया हो या लोकतंत्र का सवाल हो, अगर उन कतारों को भी खड़े करते चले जाइए और फिर मान लीजिए चुनावी जीत सब कुछ है, तो एक अकेला कितनों पर भारी नहीं, दरअसल एक अकेला सब कुछ फतह करके अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने की दिशा में खास तौर से 2024 को लेकर किस रूप में बढ़ चला है, यह शायद सबसे बड़ा संदेश है। याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश की जीत हो, उससे पहले बंगाल में ममता की जीत हो, हिमाचल में कांग्रेस की जीत, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, लेकिन तब सवाल सिर्फ राज्य का था। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव के भीतर की खुशबू 2024 की दिशा में जा रही थी, और हर किसी को इस बात का एहसास था इन चुनावों के परिणाम 2024 में कैसा फैसला हो सकता है, किस रूप में बीजेपी और कांग्रेस या कहें भारत और इंडिया किस रूप में टकराने वाला है, इस पर सियासी तिकड़में आने वाले वक्त में खूब चलेगी। लेकिन किसे पता था इस देश के भीतर में जो भी आकलन किए गए वो सारे आकलन छत्तीसगढ़ को लेकर गलत हो गए, जो आकलन बटे हुए थे मध्य प्रदेश को लेकर वह भी बेमानी साबित हो गए, और राजस्थान को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वह भी धूमिल पड़ गए। हालांकि तेलंगाना का सवाल
कहीं ना कहीं किसी को टीस फर रहा होगा, खासतौर से क्षत्रपों की एक कतार को। और क्षत्रपों की कतार कांग्रेस के अधीन आकर 2024 के मैदान में जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की हो या फिर सीपीआई और सीपीएम ही क्यों ना हो, एक लंबी कतार है। इस दौर को जरा समझने की कोशिश अगर इंडिया की दृष्टि से समझिएगा तो निशाने पर कोई दूसरा नहीं, कांग्रेस है। और जिस जीत का हम जिक्र कर रहे हैं, उस जीत के दायरे में कौन सा मुद्दा किस रूप में मायने रखता है, आज इस पर ना तर्क किया जा सकता है, ना उन मुद्दों के आश्रय राजनीतिक जमीन को टटोला जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के भीतर बीजेपी को 46% वोट मिलते हैं, मध्य प्रदेश के भीतर लगभग 48 और 49% के लगभग वोट मिलते हैं, तेलंगाना के भीतर डबल वोट होते हैं पिछली बार विधानसभा की तुलना में, और वह 14% वोट तक जाते हैं। राजस्थान में ये 41-42% वोट मिलते हैं। अगर सिर्फ हिंदी पट्टी को आप देखना शुरू कीजिए और एक क्षण के लिए भारत के नक्शे को देखिए, इस नक्शे को देखते वक्त आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस का उदय जिस हिंदी पट्टी और खास तौर से जो मध्य भारत का हिस्सा है वहां से वो गायब है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि समूचा इंडिया गायब है। और दूसरी तरफ दक्षिण भारत हो या पूर्व का हिस्सा हो, उस दिशा में चलते चले जाइएगा तो वहां आपको मौजूदगी नजर आ सकती है विपक्ष की, जो बीजेपी के विरोध में खड़ा है। लेकिन इस नक्शे को देखते वक्त एक चीज और जहन में रखिए, इस नक्शे के आश्रय ही 2024 के मैदान में कूदना है। और यह नक्शा कौन सी कहानी कहता है, एक क्षण के लिए इस नक्शे को भी समझ लीजिए। जी, इस नक्शे का सच यह है कि इस देश के भीतर तकरीबन 25 करोड़ लाभार्थी जो केंद्र की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उसका लगभग 60% हिस्सा जो है इस मध्य भारत के हिस्से में आता है। और यहीं पर बीजेपी को जीत मिली है। पहली आवाज क्या इस दौर में, जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के वक्त बतौर स्टार प्रचारक यह कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, तो इस गारंटी का मतलब क्या यह मान लिया जाए कि इससे पहले विपक्ष की राजनीति और तमाम क्षत्रपों के वादे खोखले थे और जनता को भरोसा हो गया और उसने जीत दिला दी? यह पहला सवाल है। क्योंकि यह पहला सवाल इसलिए क्योंकि इस दौर में तमाम छोटे छोटे दल भी इन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जरूर उतरे, लेकिन उन्हें 1% से भी कम वोट मिला। जरा सोचिए, बीएसपी जो चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं थी, उसको तमाम छत्रपों से ज्यादा वोट मिलते हैं जो सीटों की मांग कर रहे थे या अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और कुछ क्षण के लिए आज के चुनाव के वक्त में बीजेपी और कांग्रेस को अलग कर दीजिए और फिर देखिए आम आदमी पार्टी, कहीं पर भी 1% वोट नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 0.92%, मध्य प्रदेश में 0.46%, राजस्थान में 0.37%, समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ में 0.04%, मध्य प्रदेश में 0.43%, राजस्थान में 0.01%, सीपीआई और सीपीएम का भी यही हाल। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मध्य प्रदेश में लेकिन 0.02%। और बड़ी बात यह है कि इस दौर में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का जिक्र होना चाहिए, जिन्हें खुद हैदराबाद के इलाके में जो उनके उम्मीदवार थे, 6 उम्मीदवार जीते हैं। 1.7% उन्हें मिलता है तेलंगाना के भीतर, राजस्थान में 0.01%, उसके बाद मध्य प्रदेश में 0.10%। लेकिन दूसरी तरफ जरा इस राजनीति को एक क्षण के लिए